जय हिंद गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, जो कि सीडीएस और एनडीए के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि आने वाला है हमारे अप्रैल मंथ में। हम मंथली वाइज कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके मैं कंपाइलेशन ले आऊँ, और शॉर्ट कंपाइलेशन होंगे, बहुत ज़्यादा मैं बल्कि मटेरियल नहीं बनाऊंगा। सो आपके लिए बहुत ईजी टू रिवाइज होगा, और मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा सर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे इंटरनेशनल अरीना पे। इंटरनेशनल थीम क्या रही है मेजरली अभी, तो हम देखते हैं कि इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट न्यूज़ में है। तो पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है। तो उस ऑपरेशन का नाम था हमारा ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। इसी को अल अक्सा फ्लड के नाम से भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नाउ इसी के रिटेलिएशन में असलियत में इजराइल ने भी हमास पे क्या किया है, एक अटैक किया है। उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है, जो कि गाजा में भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। जब ये बात हो रही है तो एक और चीज का टर्म याद रख लेना आप, दैट इज सबात। जो आपका हमास का अटैक हुआ था इसराइल पे, वो सबात के दिन हुआ था। अब सबात क्या होता है, ये एक बोल सकते हो वीकेंड है, ज्यूज के लिए रिलीजियस सिग्निफिकेंस का एक डे ऑफ रेस्ट माना जाता है। तो बेसिकली ये सैटरडे के दिन ही होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और ऑपरेशन है जो कि न्यूज में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज ऑपरेशन अजय। अब इंडियन नेशनल बहुत सारे इसराइल में फंसे हुए थे, तो उनको निकालने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत हमारे जितने भी नागरिक थे उनको वापस लाया गया। और इस ऑपरेशन में जो हमारा एयरक्राफ्ट यूज हुआ है वो कौन सा हुआ है, स्पाइस जेट का जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, याद रखना, स्पाइस जेट। क्योंकि पहले भी हमारे ऑपरेशन हुआ है बहुत सारे। हमारे प्रीवियस ऑपरेशन जैसे कि ऑपरेशन कावेरी आपने सुना होगा, ऑपरेशन कावेरी हमारा सूडान में हुआ था। और वहाँ हमारे कौन कौन से एयरक्राफ्ट गए थे, जैसे C-130J सुपर हरक्यूलिस, ये हमारे वहाँ एम्प्लॉयड हुए थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट यूज नहीं हुआ ऑपरेशन अजय के अंडर, ठीक है। अब हमारे पास कुछ अकॉर्ड्स हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल पीओवी से इंपॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। जैसे पहला है कैंप डेविड अकॉर्ड। तो कैंप डेविड अकॉर्ड क्या होता है बेसिकली, ये अकॉर्ड है इसराइल और इजिप्ट के बीच में। इस अकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो पहले वॉर के दौरान इसराइल ने काफ़ी सारा इजिप्ट का एरिया जो कंट्रोल कर लिया था। असलियत में इसराइल के बगल में जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है मैप में, ये एरिया कहलाता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला को इसराइल ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन इस अकॉर्ड के बाद इस चीज़ को वापस दे दिया गया। ध्यान रखना किसके बीच में है, इसराइल एंड इजिप्ट, और यूएस ने इसको ब्रोकर करवाया। नेक्स्ट इज अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्ड। ये सबसे पहले साइन हुआ था इसराइल और यूएई के बीच में फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, ठीक है। इसको ब्रोकर अगेन यूएसए ने ही करवाया था। उसके बाद बहरीन ने भी इसको साइन किया, उसके बाद मोरक्को एंड सूडान भी इसमें आ चुके, ठीक है। सूडान ने अभी तक मीन्स हम बोल सकते हैं इसराइल के साथ स्पेसिफिकली कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, बट और अभी शायद हो भी नहीं पाए, ठीक है। लेकिन अगर कंट्रीज की बात करें तो ये 5 कंट्रीज आपकी इस अकॉर्ड के अंदर आती हैं, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इज I2U2। I2U2 सबको पता होगा, इसको हम बोलते हैं मिडिल ईस्टर्न कोऑर्ड। अब मिडिल ईस्टर्न कोऑर्ड है, यानी कि इसमें 4 कंट्रीज होंगी। कौन कौन होंगी, इसराइल, इंडिया, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अनदर इंपॉर्टेंट इज फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस। ये फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस रिसेंटली न्यूज में बहुत रहा है, क्योंकि जो कनाडा में टेररिस्ट की किलिंग्स हुई उसकी वजह से। तो हमारे पास क्या क्या आते हैं, 5 नेशंस हैं, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, 3 आपके बहुत ही जिगरी यार हैं, जैसे कि पहला आपका क्या होता है, यूएसए, यूके एंड कनाडा। ये 3 हैं आपके, ये तो बिल्कुल साथ में ही रहे हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से। उसके बाद 2 और कंट्रीज आती हैं, पहली आती है न्यूजीलैंड और दूसरी आती है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बहुत पास में कंट्री है, और इस तरह से भी याद रख सकते हो यूके, असलियत में क्या है, यूके की कॉलोनी तो थी ऑस्ट्रेलिया, आज भी उनका जो नेशनल हेड है वो किंग या क्वीन ऑफ यूके होता है। तो इस तरह से याद रखो, तो ये 5 नेशन का आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि रशिया ने रिसेंटली क्या किया था, ये कमेंट दिया था कि वो जो न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है उससे पुल बैक कर लेंगे। अब आपको पता है कि इंटरनेशनली ऐसी ट्रीटीज़ हैं या फिर न्यूक्लियर सैंक्शंस हैं कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना सकते, आप टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कुछ नेशंस ऐसे जिन्होंने इसको एग्री नहीं किया है।
तो जिन्होंने एग्री नहीं किया है तो वो मोस्टली क्या है, न्यूक्लियर नेशंस हैं। जैसे कि हमारे पहला देख लीजिए, अगर हम नंबर वाइज देखते हैं, है ना, तो हमारे पास चाइना है, तो चाइना ने नहीं किया क्योंकि चाइना ऑब्वियसली न्यूक्लियर नेशन है। दूसरा इंडिया ने भी नहीं किया, हमारे पास भी न्यूक्लियर है। पाकिस्तान सेम, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इन्होंने बोला कि हम तो टेस्ट करेंगे, आखिर हमने जब इतनी मेहनत से बना लिए तो ऐसा तो नहीं है कि हम बंद कर देंगे। एंड एक एक्स्ट्रा कंट्री को याद रखना है जो है इजिप्ट। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा कंट्री और है इजिप्ट। इजिप्ट का अभी तक हम जानते नहीं कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में इतना ज़्यादा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जब ये सारी बातें हो रही है, थोड़ा सा हमको मैप की तरफ जरूर देखना है। ठीक है, अब इसराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट है तो इसराइल की नेबरिंग कंट्रीज या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो। अब नेबरिंग कंट्रीज पे जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। पहला, इसराइल और गाजा की अगर हम बात कर रहे हैं तो गाजा की 3 क्रॉसिंग्स हैं बेसिकली नेशंस के साथ। उनमें से 2 क्रॉसिंग्स इसराइल के साथ हैं और सिर्फ एक ही ऐसी क्रॉसिंग है जो कि उसकी किसी अदर कंट्री के साथ लगती है। जो पहली क्रॉसिंग है जो आपको कहाँ पे मिलती है, नॉर्दर्न पार्ट में, इसको हम कहते हैं इरेस क्रॉसिंग। ठीक है, एंड एक और क्रॉसिंग आपको मिलती है सदर्न पार्ट में जिसको हम कहते हैं केरेम शलोम गुड्स क्रॉसिंग। ये दोनों गाजा को इसराइल से जोड़ती है। ठीक, यहाँ से फ्लो, इनफ्लो एंड एक्सफ्लो हो सकता है। और जो तीसरी क्रॉसिंग है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, जहाँ से सारी ह्यूमैनिटेरियन एड्स जा रही हैं, दैट इज राफा क्रॉसिंग, जो लगती है इजिप्ट के साथ। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पीओवी, तो इसको ध्यान रखना, राफा क्रॉसिंग इज बिटवीन इजिप्ट एंड गाजा। ठीक है, ओके। नाउ अगर इसराइल के नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे इस मैप में पूरा दिखाया नहीं, बट मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम यहीं पे देखते हैं, तो अगर हमारे पास यहाँ पे इसराइल है, ठीक है, तो इसराइल के हमको पता है जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे क्या है, हमारी मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, इसराइल के नॉर्थ में आपके पास क्या मिलता है, लेबनान। ठीक है, इसराइल के नॉर्थ ईस्ट में आपके पास क्या मिलता है, सीरिया। सीरिया का एक जो पार्ट है गोलन हाइट्स, उसको इसराइल ने क्या किया हुआ है, मतलब अभी कंट्रोल में इसराइल के है। और अदर हमारे पास यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे क्या है, जॉर्डन। एंड फर्दर नीचे हमको क्या मिलता है, एक इजिप्ट। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे गाजा भी लगता है, तो आप गाजा को भी अगर सेपरेट नेशन मानते हो तो आप उसको भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तो कितने नेशंस हो गए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और गाजा। अगर आप देखना चाहते हो तो 5 कंट्रीज के साथ इसराइल की बाउंड्रीज लगती हैं। ठीक है, सिमिलरली अनदर हीटेड इशू जो कि मिडिल ईस्ट में है वो है आपका नगोर्नो काराबाग। अब नगोर्नो काराबाग रीजन किसके बीच में डिस्प्यूटेड है, आर्मेनिया एंड एजरबाईजान के बीच में। अब आर्मेनिया और एजरबाईजान की ये वॉर चली थी 2022 में, उसके बाद इसका सीजफायर हो गया था। तो हमने देखा कि एजरबाईजान ने अभी इस चीज़ को कहा है कि उन्होंने कंट्रोल पा लिया है पूरे नगोर्नो काराबाग रीजन पे। ठीक है, और इस नगोर्नो काराबाग रीजन को आर्मेनिया से जो कनेक्ट करता है वो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर मैं यहाँ पे जूम इन करके आपको दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं लाचिन कॉरिडोर। मीन्स ये 5 किलोमीटर का एक बोल सकते हैं स्ट्रेच है जो कि आपके आर्मेनिया की टेरिटरी को नगोर्नो काराबाग से जोड़ता है। क्लियर, कैपिटल्स आपको याद होनी चाहिए, आर्मेनिया की क्या है, येरेवन, और अज़रबैजान की क्या है, बाकू। और इनकी नेबरिंग कंट्रीज आप यहीं पे देख सकते हो, आर्मेनिया किससे लग रहा है, जॉर्जिया से लग रहा है, टर्की से लग रहा है। ठीक है, याद रखना, नीचे ईरान से भी आर्मेनिया लग रहा है, ध्यान रखना। इसी तरह अज़रबैजान की अगर हम देखते हैं तो अज़रबैजान के ईस्ट में हमारे पास कैस्पियन सी है। यहाँ पे प्लीज इसको ध्यान में रखना, कैस्पियन सी बाउंड्रीज अज़रबैजान। एंड फर्दर हमारे पास क्या है, नॉर्थ में है रशिया, साथ ही साथ जॉर्जिया, साउथ में है ईरान। और ध्यान रखो टर्की के साथ भी अज़रबैजान की बाउंड्री है, ये चीज हम भूल जाते हैं, ध्यान में नहीं रहता। ठीक है, टर्की के साथ भी अज़रबैजान की बाउंड्री लगती है। क्लियर, नाउ अगर हम अज़रबैजान की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है, इस साल अज़रबैजान कुछ होस्ट करने वाला है। अब वो क्या है, वो है COP30। ये कहाँ पे होने वाला है, बाकू, और जो कि क्या है, उसकी कैपिटल है अज़रबैजान की। और जो COP31 होगा वो हमारा कहाँ होने वाला है, ब्राज़ील में। इंडिया ने भी अभी प्रपोजल दिया है कि इंडिया कौन सा COP होस्ट करने वाला है, दैट इज COP33 हम करने वाले हैं। ठीक है, इंडिया ओलंपिक के लिए भी बिड कर रहा है। इंडिया ने प्रपोजल दिया है, हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि हम, अनुराग ठाकुर, कि वो 2036 का समर ओलंपिक होस्ट करेंगे। ठीक है,
करना चाहते हैं। अभी तक मतलब हमको मिला नहीं है वो चीज़ की परमिशन, बट उन्होंने इस चीज़ का प्रपोजल दिया है। चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मोर इंटरनेशनल। तो अभी रिसेंटली जो इंडोनेशिया ने एक रेलवे प्रोजेक्ट, हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका नाम है वूश। फर्स्ट ऑफ द हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि हमारे साउथ एशिया में हो रहा है। ठीक है, इसको किसने सपोर्ट किया है? चाइना की मदद से हो रहा है। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जिन्होंने इसको लॉन्च किया वो कौन है? जोको विकोडो। अब ध्यान रखना ये चेंज हो चुके हैं अब, ठीक है। प्रेसिडेंट उस समय जोको विकोडो ने किया था, करेंटली इंडोनेशियन प्रेसिडेंट चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आती है वियतनाम से। तो वियतनाम की एक सिटी है होचिमिन सिटी। होचिमिन ट्रेल याद होगा अगर आपने क्लास 10th में ढंग से हिस्ट्री पढ़ा हो, ठीक है। तो होचिमिन सिटी एक जो है वियतनाम में एक सिटी है। और यहाँ पे हमारा महात्मा गांधी का एक स्टैचू को क्या किया है? अनवेल किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दैट इज एस जयशंकर। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है। ऑल्सो रामानुजन प्राइज फॉर 2023 किसको मिला है? रिक्जियांग जैंग को मिला हुआ है। ये एक प्रोफेसर है कहाँ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन यूएस। तो इसको ध्यान में रखना। अनदर इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि हुआ है हमारे यहाँ G20 समिट। अब G20 समिट सबको पता है, लेकिन यहाँ पे एक P20 समिट भी हुआ है, उसको हम कहते हैं पार्लियामेंटेरियन समिट। इसमें बहुत सारे जितने भी आपके G20 के नेशंस हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस आते हैं और एक जगह मिलते हैं और उनकी डेमोक्रेटिक जो प्रोसेसेस हैं उन पर बातचीत होती है, ठीक है। तो इसको कौन करता है? कॉपरेशन किसका होता है इसमें? इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, ठीक है। ये एक बोल सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए? पार्लियामेंटेरियंस के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर? तो इंडिया में होस्ट हुई है और न्यू दिल्ली में। नाम याद रखना। सैखरोव प्राइज। देखो सैखरोव प्राइज किस चीज़ के किस फील्ड में मिलता है? ये मिलता है कि अगर किसी इंडिविजुअल ने ग्लोबली कहीं पे भी अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ स्पेशली कुछ किया है खास, तो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। इस बार किसको मिला है? ये ईरानियन एक्टिविस्ट थी एक, जीना महसामिनी। इनका अब निधन हो चुका है। पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हुई थी। तो इसके बाद बहुत सारी प्रोटेस्ट भी हुई ईरान में, ये न्यूज़ में आपने सुना भी होगा। तो ध्यान रखना, जीना महसा अमीनी को क्या मिला है? सैखरोव प्राइज। ये प्राइज दिया जाता है ह्यूमन राइट और एफर्ट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बुरेवेस्टनिक मिसाइल जो है, ये किसकी मिसाइल है? तो ये है एक रशियन मिसाइल। अब ये है एक रशियन मिसाइल, वो भी क्रूज मिसाइल, ठीक है। आपने आपको पता होगा दो टाइप की मिसाइल्स होती हैं, क्रूज होती हैं, बैलिस्टिक मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल का पार्ट मोस्टली क्या होता है? टारगेटेड होता है। बैलिस्टिक क्या होती है? पहले एक पैराबोलिक शेप के पर्टिकुलर फॉर्म करती हैं, फिर उसके बाद वो क्या करती हैं? अटैक करती हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोपेलेंट जो उसके पास लगे होते हैं। चलो, तो ये हमारी रशिया की एक न्यूक्लियर केपेबल क्रूज मिसाइल जो कि रिसेंटली टेस्ट करी गई है। इसी को दूसरा नाम जो दिया है नेटो ने, वो क्या बोला है? स्काईफॉल। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी हम बुरे वेस्टनिक सुनेंगे तो हमारे दिमाग में पहले ये रशियन वर्ड लगता है तो हम मार देते हैं, लेकिन अगर स्काईफॉल है तो इम्पोर्टेंट बात है, तो याद रखना है स्काईफॉल भी इसी वाली मिसाइल का नाम है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। तो अब इंडियन नेवी को एक और डिस्ट्रॉयर मिल गया है, दैट इज INS इम्फाल। INS इम्फाल क्या है? किस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है? ये बन रहा है प्रोजेक्ट 15B। बन रहा नहीं बोलना चाहिए, बन चुका है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 15B में हम डिस्ट्रॉयर्स बनाते हैं और इसमें हमारे 4 डिस्ट्रॉयर्स आएंगे। पहला डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम, इसीलिए इसको विशाखापट्टनम क्लास भी बोला जाता है इनको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट शिप इसकी INS विशाखापट्टनम है। दूसरा है INS मोरमुगांव, तीसरा है INS इम्फाल जो कि अभी अभी आया है, और चौथा जो आएगा INS सूरत, ठीक है। तो ये हैं आपके डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15 में। इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट 15A भी है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 15A में भी हमने बनाया है, लेकिन उनके नेम्स क्या हैं? उनको हम बोलते हैं कोलकाता क्लास, ठीक है, कोलकाता क्लास। अब कोलकाता क्लास क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके फर्स्ट शिप का नेम क्या है? कोलकाता, INS कोलकाता। सेकंड शिप जो इसमें आती है उसका नाम है कोची, INS कोची। और तीसरी जो शिप थी उसका नाम है INS चेन्नई, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें याद होंगी आपको, बट INS इम्फाल अभी याद रखना है। और किसने INS इम्फाल को बनाया है? वो बनाया है मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ठीक है। इसी तरह हमारे पास प्रोजेक्ट 75 भी है जो सबमरीन्स बनाता है, कलवेरी क्लास।
उसमें हमारे पास सबमरीन्स हैं, नाम आपने सुना होगा, कलवेरी, करंज, वेला, वाक्षी, वजीर। ठीक है, तो इनको याद रखना चाहिए आपको, एक बार इसको रिवाइज करना जरूर। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन आर्मी की फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इनॉग्रेट हो चुकी है, कहाँ पे? बकलो, हिमाचल। और बकलो हिमाचल में हमारे पास क्या है? आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, याद रखना। अब ये जो ट्रेनिंग स्कूल्स हैं ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, आईबी का एग्जाम हो, एफकैट का एग्जाम हो, इवन सीडीएस के एग्जाम्स में प्रीवियसली पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में नहीं। ठीक है, तो देखो बेसिक हमारे पास जो है वो तो आपको पता हो गया है ना, मैं उन चीज़ को नहीं बताने वाला। जैसे एनडीए आपको पता है खड़क वासला में, आईएमए आपको सभी को पता होगा दून में है, उसी तरह आपके ओटीए कहाँ है? चेन्नई एंड गया में है। उसी तरह हमारे जो आरआईएमसी है वो भी आपका देहरादून में है। जो शायद आपने ना पता हो दैट इज, जो आपको याद रखना है, आर्मी, जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आर्मी वॉर कॉलेज। ये कहाँ पे स्थित है? हमारे मोहो में है। मोहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। देन हमारे पास दूसरा क्या है जो इम्पोर्टेंट है? एएफएमसी। वो आप सभी को आई गेस कि मुझे काफ़ी बच्चों को पता होगा एएफएमसी कहाँ पे पड़ता है, हमारा पुणे में है। ठीक है, उसी तरह हमारे पास एक और आता है जो आप हमारा बहुत पहली बार पूछा जा चुका है, जब सीडीएस विपिन रावत जी का निधन हुआ था उस समय हमने सुना था, ये आया था क्वेश्चन, दैट इज कहाँ पे? हमारा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज। तो ये कहाँ पे था हमारा? वेलिंगटन में। ठीक है, अनदर इज हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि हमको पता होना चाहिए कहाँ पे है? सोचो, याद करो। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल ये हमारा है गुलमर्ग में। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंस रखता है दैट इज अवर आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारा अवेलेबल है गोपालपुर, ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज जो ध्यान में रखने की है वो है कि हमारे जो रिसेंटली कुछ पोस्टिंग्स हुई हैं इम्पोर्टेंट, जैसे कि हमने सुना है कि हमारी कौन थी जो फर्स्ट लेडी ऑफिसर है जिनको सियाचिन में पोस्ट किया है, उनका नाम आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ऑलरेडी नोन, उनका नाम था शिवा चौहान। हमारी क्या थी उनका नाम? कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, तो ये आपको याद होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफिसर है, फर्स्ट विमेन ऑफिसर। ठीक है, तो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है कि फर्स्ट मेडिकल ऑफिसर कौन रही है? तो मेडिकल ऑफिसर्स में हमारा किनका नाम आता है? गीतिका कौल जी का, ये भी कैप्टन रैंक की हैं। ठीक है, ये क्या रही हैं? हमारी फर्स्ट विमेन मेडिकल ऑफिसर इन सियाचिन। ठीक है, तो इसका हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट नेम जो हमको याद होना चाहिए वो है एयरफोर्स से, क्या है उनका नाम? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाली। शायद प्रोनाउंसिएशन कुछ गड़बड़ हो सकता है बट ऐसी है। ठीक है, मनीषा जी का क्या हुआ है? इनको एडीसी अपॉइंट किया गया है, कहाँ के गवर्नर के लिए? मिजोरम के गवर्नर के लिए। ठीक है, इस चीज को याद रखना, मनीषा पाली जी को क्या बनाया गया? स्क्वाड्रन लीडर रैंक है इनकी और एडीसी बनाया गया है। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक चीजें हमको ध्यान में होनी चाहिए। क्लियर? तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना आर्मी वॉरफेयर, सॉरी, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहाँ है हमारा? ये गुलमर्ग में है।
आर्मी वॉर कॉलेज कहाँ है हमारा? महू में है। देन आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज कहाँ है? गोपालपुर उड़ीसा में है। हमारा डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में है। एएफएमसी पुणे में है। आरआईएमसी देहरादून में है। आईएमए भी देहरादून में है। और भी हमारे जो बेसिक हैं वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है, तो उस पर नहीं जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, इंडियन नेवी का एक और एडिशन मिला है, दैट इज बोलर्ड पुलटाग, ठीक है। व्हाट इज बोलर्ड पुलटाग? ये बेसिकली आपकी एक बोल सकते हो कि ये शिप्स ही होती हैं, वेसल्स होती हैं छोटी। इनका काम क्या होता है? शिप्स को खींचना, पुल करना और अरेंज करना। आपने सुना होगा जैसे स्विस कैनाल वगैरह आपने देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि स्विस कैनाल बहुत छोटा सा है, उसी तरह पनामा कैनाल जो है, तो वहाँ पे शिप्स को अलाइन करना पड़ता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। अब आप बोलोगे इंडिया में क्या यूज? इसका यूज इंडिया में भी होगा। जैसे आपको अगर किसी शिप को डॉक करना है प्रॉपरली, दूसरा आपको रेस्क्यू मिशंस करने हैं शिप्स को फ्रॉम द सी, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? महाबली। तो इसको ध्यान में रखना है, इसका नाम क्या है? महाबली, ठीक है। पुलटग है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यही बनेगा। इसको बनाया किसने? शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड ने। कहाँ पे है? भरूच, गुजरात। तो इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट वॉज लॉन्च बाय इंडियन नेवी। लॉन्च बाय इंडियन नेवी का मतलब है इसको इनॉग्रेट अभी इंडियन नेवी के एक ऑफिसर ने किया है। उनका नाम इतना इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है एग्जाम पीओबी से, तो जस्ट ध्यान रखना कि कंपनी कौन है? शॉफ्ट शिपयार्ड लिमिटेड, क्लियर। अनदर इंपॉर्टेंट इज न्यूज इज यशस्विनी बाइक एक्सपेडिशन। ये किसका है ये एक्सपेडिशन? इसमें वुमेन सीआरपीएफ पर्सनल जाएंगे। और किसके साथ कोलैबोरेशन है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इंडिया का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड वुमेन पुलिस स्टेशन कहाँ पे बना है? किसको मिला है ये टैग? भोपाल महिला थाना, याद रहेगा आई गेस, नहीं भूलोगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जी। अब ये कौन है? तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जी हमारी क्या बनी है? फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ इंडियन एयरफोर्स टू कमांड एंड कॉम्बैट यूनिट। इनकी फोटो है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट नाम है, आ सकता है। साथ ही साथ ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने क्या किया है? एयरफोर्स डे परेड को कमांड किया है। अब एयरफोर्स डे कमांड जो हुआ है हमारे पास, और एयरफोर्स डे की थीम जो थी वो क्या थी इस बार? वो थी हमारी एयर पावर बियॉन्ड बॉर्डर, ठीक है। तो याद रखना एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। आई थिंक आप सबको पता होगा, अक्टूबर की न्यूज़ है इसीलिए पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अनदर थिंग टू रिमेंबर इज समुद्र प्रहारी। अब ये समुद्र प्रहारी क्या है? बेसिकली हमारा समुद्र प्रहारी एक पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है। और जब भी कभी पॉल्यूशन की बात आए तो मोस्टली समझ लेना इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये शिप है, ये एक पोर्ट पे जाके डॉक हुआ है। वो पोर्ट कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। उस पोर्ट का नाम है तंजुक प्रायोक, ठीक है। तंजुक प्रायोक पोर्ट है, ये कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में भी स्पेसिफिक कौन सी जगह है? जकार्ता, क्लियर। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है अभी क्या है? जकार्ता ही है। और इसको चेंज करके वो क्या बनाने वाले हैं? नुसांतरा को नई कैपिटल शिफ्ट करने वाले, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट उद्भव, जिसको इनॉग्रेट किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। ये किसके बीच, ये प्रोजेक्ट किसका कोलैबोरेशन से बना है? पहले बना है इंडियन आर्मी प्लस यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम हमारे जो भी हिस्टोरिकल जो हमारे पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग्स पे हमारे बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका यूज़ करेंगे स्ट्रैटेजीज को। जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसी तरह एक और है जैसे नीति सारा। नीति सारा, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जिसको ध्यान रखना। नीति सारा एक बुक है, हम बोल सकते हैं टेक्स्ट है, और वो किसने लिखा है? कमंडका, ठीक है। ये गुप्ता पीरियड के आसपास का स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पीसफुल रिलेशंस विद द नेबर कैसे हैं, और किस तरह का हमने पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखने हैं, तो इन चीज़ों के बारे में। तो इस सारे इंफॉर्मेशन को या नॉलेज को करंट सिनेरियो में यूज़ करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट उद्भव को लाया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। तो प्रोजेक्ट उद्भव किसने इनॉग्रेट किया? डिफेंस मिनिस्टर ने। कहाँ पे इनॉग्रेट किया? ये किया है न्यू दिल्ली में, इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल के दौरान, क्लियर है। किसके बीच में कोलैबोरेशन है? इंडियन आर्मी प्लस यूएसआई, ठीक है। यूएसआई क्या है हमारा? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी ये चीज़ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आर्मी वॉर कॉलेज महू में है, मध्य प्रदेश। एएफएमसी पुणे में आती है आपकी। देन हमारे पास डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज, ये कहाँ है? वेलिंगटन में है। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुरमार, और एयर डिफेंस कॉलेज हमारा कहाँ पे पड़ता है? गोपालपुर उड़ीसा। अभी मेरे को एक अचानक से ध्यान आया,
जो हमारे पास था दैट इज कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट। और मैंने सुना ये एयर एफकैट के एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट ये कहाँ पे है, कोई बता सकता है? डिफेंस मैनेजमेंट ये हमारे पास है सिकंदराबाद में। आई थिंक ये मुझे जहाँ पे पता है सेकंड शिफ्ट में आया था ये एफकैट की, ठीक है। कौन सी जगह? सिकंदराबाद। इसमें थोड़ा टाइप होने में दिक्कत हो रही है दोस्तों, अगली बार से मैं टाइप ही कर दूंगा, ठीक है, पीडीएफ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखना कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ पे हमारा स्थित है, सिकंदराबाद में। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट। तो अभी इंडियन नेवी यूएस की एक कंपनी के साथ हमने डील करी है इंडियन नेवी ने, और वो क्या प्रोक्योर करने वाले हैं, दैट इज MQ-9B सी गार्जियन। अब ये जो सी गार्जियन ड्रोन्स हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यूएसए से प्रोक्योर हो रहे हैं, ठीक है। ये कंट्री वाइज आता है। यूएसए की कौन सी कंट्री है? जनरल एटॉमिक्स नाम की एक कंपनी है, आप उसको भूल भी जाओ तो चलेगा, बट याद रखना कि कौन सी कंट्री से ले रहे हैं। तो यूएसए से ले रहे हैं हम MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन। कौन ले रहा है? इंडियन नेवी ले रही है, ठीक। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, सोनो बॉय, इसके साथ साथ सोनो बॉयज भी अटैच्ड हैं। अब सोनो बॉयज क्या होते हैं? सोनो बॉयज हमारे स्मॉल डिवाइसेस हैं, जिनको क्या काम होता है, जिनका काम होता है कि जो अंडर वाटर वॉइसेस या फिर हम बोल सकते हैं साउंड वेव्स आएंगी, उनको वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे। यूजुअली जो सबमरीन्स है उनको डिटेक्ट किया जा सकता है इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विलियंस के लिए, अंडर वाटर सर्विलियंस का काम होता है सोनोबॉट्स का, याद। अब हम आगे देख रहे हैं कुछ हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज जो इंडियन ने कंडक्ट करी है वेरियस नेशंस के साथ, ठीक है। पहला है हमारे पास सिम्बेक्स, नाम से ही काफ़ी ज़्यादा इजीली समझ आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बेक्स। तो सिम, अब आप बोल सकते हो वो है सिंगापुर नेवी, ठीक है, हमारे और इंडियन नेवी के बीच में। क्लियर? कौन सी जगह पे हुई है सिम्बेक्स? सिम्बेक्स हमारी सिंगापुर में ही हुई है, ध्यान रखना। सेकंड एक्सरसाइज संप्रीति किसके बीच में होती है? इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में होती है। कौन सी जगह पे हुई? उमरोई मेघालय। एक्सरसाइज हरिमो शक्ति इंडिया और मलेशिया के बीच होती है, ये भी सेम जगह पे हुई है, उमरोई मेघालय में हुई है। अनदर इंपॉर्टेंट इज एक्सरसाइज चक्रावत, ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। जब हम ट्राई सर्विस की बात कर रहे हैं मतलब इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी और इंडिया की एयरफोर्स, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन नेवी इस साल इसको होस्ट करेगी। इसको हम बाय रोटेशन होस्ट करते हैं, जैसे एक साल आपकी इंडियन नेवी ने होस्ट की है, दूसरे साल इसमें आपको कौन करेगा? ये इंडियन आर्मी करेगी, फिर एयरफोर्स करेगी। पिछली बार किसने किया था ये? एयरफोर्स ने किया था। और कहाँ पे हुई थी ये? आगरा में हुई थी, ठीक है। अभी करेंटली कहाँ हो रही है? गोवा में हो रही है बाय इंडियन नेवी। एक और एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कजिन, ये किसके बीच में है? इंडिया एंड कजाकिस्तान। कौन सी जगह हुई? ओटर, कजाकिस्तान। एक और एजेंसी जो इंडिया की हम जानते हैं, बहुत सारी इंडिया के पास एजेंसीज है, जैसे सीबीआई है, एनआईए है, उसी तरह ईडी है, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। तो ध्यान में रखना कि एनआईए काफ़ी न्यूज़ में रही है रिसेंटली, ठीक। ये कब बनी थी? 2008 मुंबई अटैक्स के बाद बनी थी, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट की वजह से ये बनी है, क्लियर। तो इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसके पास कुछ स्पेशल पावर है, जैसे कि इसको किसी भी स्टेट में जाने के लिए ये एम्पावर्ड है, इनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर किसी स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो दैट इज अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। ऑल्सो वो इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उसका भी उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन प्रेजेंट है, तो याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज हेल्थ एंड हैजार्ड्स। इसमें हम बात करेंगे कि हेल्थ के रिलेटेड क्या डेवलपमेंट हुए हैं। तो पहला जो है, इंडिया ने बेसिकली प्रोक्योर करने का बोला है ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली एक टाइप की, अब देखो मोनो है तो मोनो मतलब एक सिंगल, तो सिंगल एंटीबॉडीज हैं जो टारगेटेड अटैक करती हैं किसी भी पर्टिकुलर एंटीजेंस पर, ठीक है, तो याद रखना। तो इसका यूज जो इंडिया में हुआ है वो मोस्टली रिसेंटली हुआ था, हमारा नीपा वायरस आउटब्रेक हुआ जब केरला में, ठीक है। तो नीपा वायरस क्या, एक जूनोटिक डिजीज है, ये कंटामिनेटेड फूड और डायरेक्टली बिटवीन पीपल भी क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो इसको हल्का सा याद रखो, ठीक है।
और दूसरी चीज है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। अब पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का यूज होता है कैंसर में, ठीक है। पॉली मतलब एक से ज्यादा, बेसिकली दो से ज्यादा बोलते हैं। तो पॉलीक्लोनल है कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉम्बिनेशन होंगे एंटीबॉडीज के, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये जरूर आएगा, इसको प्लीज ध्यान में रखो। मलेरिया वैक्सीन को WHO ने अप्रूव कर दिया है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है हमारे लिए? क्योंकि इसको डेवलपमेंट करने में हमारे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी हाथ है, ठीक है। दो ने मिलकर इसको डेवलप किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो प्लीज इसको याद रखना। आपका होमवर्क है, आप ये पता लगाओ सीरम इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में, ठीक है। और इसको जो लाइसेंस दिया है WHO ने, कौन कौन सी कंट्रीज में? घाना, नाइजीरिया एंड बुर्किना फासो। ये 3 नेशंस है, तीनों के तीनों आपके क्या है? अफ्रीकन नेशंस है। क्लियर? एक और इनिशिएटिव WHO ने अभी स्टार्ट किया है, दैट इज स्पेक्स 2030 इनिशिएटिव। ये आई केयर के लिए है, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा खास याद नहीं आपको रखना, आपको जस्ट याद रखना है स्पेक्स 2030 किसका है? ये WHO का है और आई केयर। अनदर एक नमस्ते पोर्टल है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे हम ना, इसकी मदद से हम क्या करना चाहते हैं, हम आयुष जो हमारा ट्रेडिशनल जो हम बोल सकते हैं, या कंजर्वेटिव हमारा ऑर्थोडॉक्स हेल्थ सिस्टम है, या फिर जो हमारे ये दवाइयों के तरीके हैं, आयुर्वेदिक हो गए, यूनानी हो गए, सिद्धा हो गए, इनको हम क्या करना चाहते हैं? वर्ल्ड वाइड ग्लोबल रिकॉग्निशन दिखाना चाहते हैं। तो उसी के लिए हमारे पास ये क्या है? नमस्ते पोर्टल। इसके फुल फॉर्म क्या है? नेशनल आयुष मोबिलिटी एंड स्टैंडर्डाइज टर्मिनोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, ठीक है। रिसेंटली एक समिट भी हुई है, याद रखना, WHO के साथ कोलैबोरेशन में हमारी, इसके लिए आयुष के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इन्वॉल्व थी इसमें। और साथ ही साथ ये कौन सी जगह पे हुई है? गांधीनगर में हुई है, ठीक है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट हमारे पास आता है इकोनॉमिक सेक्शन। इकोनॉमिक सेक्शन में सबसे पहली न्यूज दैट इज पीरियोडिक लेबर सर्वे, ठीक है, जो हमारा रिलीज हुआ है। इसमें थोड़ा सा बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। कौन रिलीज करता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इसको रिलीज करता है, ठीक है। एक और हमारे पास होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कौन रिलीज करता है? NSO रिलीज करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और देन हमारे पास ये भी किसके अंडर आता है? ये मॉस्पी के अंदर आता है। अब ये मॉस्पी क्या होता है? ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक और हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? ये करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। और ये किसके अंडर में आता है? ये मौसी के अंदर आता है। अब ये मौसी क्या है? इसको ध्यान रखना, ये अंडर आता है मौसी। अब मैं कहाँ पे लिखूँ? तो मौसी का मतलब होता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, तो याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है RBI के ओपन मार्केट ऑपरेशन के रिलेटेड। तो क्या होता है? इकोनॉमी का पार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। तो RBI का काम क्या है? बेसिकली मार्केट में मनी सप्लाई को देखना, इन्फ्लेशन को रोकना, और करेंसी डेप्रिसिएशन को कंट्रोल में रखना, ठीक है। मीन्स उसको एक सर्टेन लेवल पे रखना जहाँ पे हमारे एक्सपोर्ट्स में भी फायदा हो और हमारे इंपोर्ट्स में भी हमको नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे अगर हम, ठीक है, अप्रिशिएट कर देंगे वैल्यू, तो हमारे एक्सपोर्ट जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन कॉम्पिटिटिव बन जाएंगे बाहर के मार्केट में। इसीलिए हमको क्या चाहिए? थोड़ा बैलेंस रखते हैं हम, आपने देखा होगा। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो ये बेसिकली RBI की जिम्मेदारी है, जो RBI कैसे कंट्रोल करता है? विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो, और साथ ही साथ ओपन मार्केट जो ऑपरेशन है वो भी करता है। क्या होते हैं ओपन मार्केट? मीन्स मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए कुछ एक्शंस करेगा। इसमें जैसे कि सबसे प्रोमिनेंट जो होता है वो क्या होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बेचना खरीदा जाना। प्लस दूसरा होता है रेपो। व्हाट इज रेपो? रेपो हमारा होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। अब रेपो क्या होगा? कि पैसे लेना चाहो आप खींच सकते हो ना, बैंकों से आप पैसे खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा फिर? बैंक वही पैसा, अगर वो बैंक के पास रहता तो क्या करता बैंक? आगे इंडस्ट्रीज को या फिर कंज्यूमर्स को देता उस पैसे को कि आप इन्वेस्ट करो। लेकिन जब बैंक के पास से वो खींच लिया गया तो अब मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसी तरह मनी सप्लाई को बढ़ाया भी जा सकता है RBI के द्वारा, कि वो अपने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना है। क्लियर?
ऑल्सो बॉन्ड्स की बात होती है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं वैसी बॉन्ड्स हैं। रिसेंटली आरबीआई ने फर्स्ट ग्रीन सॉवरेन बॉन्ड रिलीज किया है, ठीक है। अब जो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है जो रिलीज हुआ है, अब इसमें भी कुछ आपकी क्या होगी, इसका कुछ प्राइस होगा और उसके बाद इसकी कुछ यील्ड होगी। किसी भी बॉन्ड की क्या होता है, प्राइस होता है और फिर यील्ड होती है। तो जो प्राइस होता है किसी भी बॉन्ड का और जो उसका परसेंटेज जो यील्ड उसको वापस रिटर्न में मिल रहा है, वो दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मार्केट में, ठीक है। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। इस चीज को याद रखना, बॉन्ड यील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। क्लियर, इस चीज को दिमाग में रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमी से। नाउ अगर फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने पहला ग्रीन बॉन्ड निकाला था, आई थिंक 2008 के आसपास निकला था। इंडिया में फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो निकाला था वो हमारी प्राइवेट सेक्टर बैंक यस बैंक ने निकाला था, ये 2015 में निकला था। बट अभी अभी जो निकला है वो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, यानी गवर्नमेंट का, याद रखना, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैम। नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे फॉस्फोरस की बहुत जरूरत पड़ती है। एनपीके फर्टिलाइजर्स आपने पढ़ा होगा। रिसेंटली एक हमारे पास क्या बना है, एक डैप प्लांट भी खुला है, आगे हम पढ़ेंगे उस न्यूज़ को, ठीक है। ओके, गुजरात में। नेक्स्ट, अब जो ये हम मंगाते हैं फॉस्फोरस, ये कहाँ से मंगाते हैं, मोस्टली हम वेस्ट अफ्रीका से नेशन से मंगाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ज़्यादा नहीं। फॉस्फोरस एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है यूआईडीएआई, ठीक है। अब यूआईडीएआई क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक्ट था हमारा जिसकी वजह से हमारे पास आधार सिस्टम स्टार्ट हो गया था हमारा, है ना, कि आधार कार्ड है, आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपकी आई स्कैन हो रखा है, उसमें सब कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। तो रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, यूआईडीआई ने इसमें 2 लेयर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को ऐड किया है। आपने सुना होगा, आपको मैसेजेस भी आए होंगे, प्लीज लॉक योर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। तो वो वहां जाके आप वेबसाइट में जाके अपने फिंगरप्रिंट्स को लॉक कर सकते हैं। तो डुअल हम बोल सकते हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम आ रहा है। क्लियर। तो अब जो ये डेटा स्टोर होता है ये डेटा कहाँ स्टोर होता है, ये सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में स्टोर होता है। रिसेंटली ये इसलिए भी न्यूज़ में रहा क्योंकि बहुत सारा जो इंडियंस का डेटा था वो डार्क नेट पे अपलोड हो गया था, कहीं से लीक हो गया था। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारी जगह से इश्यूज भी आ रहे थे कि आपकी सिक्योरिटी में कुछ ना कुछ लैप्स हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ग्रीन बॉन्ड्स, आई थिंक अगर किसी को नहीं समझ आया, सिंपल सी बात है, ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है, सरकार पैसे इकट्ठा कर रही है बॉन्ड बेच के, और उस पैसे को कहाँ यूज कर रही है, किसी भी ग्रीन प्रोजेक्ट में। ग्रीन प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे इमिशंस को कट किया जाता है किसी भी तरह से। क्लियर। और क्लाइमेट चेंज के लिए जो बेनिफिशियल होता है। अब मैं सरकार का नाम ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि सरकार ही निकाले, प्राइवेट कंपनीज भी निकाल सकती हैं बॉन्ड्स, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। तो स्पेस में हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे मिशन हो रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज के आ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट वाले हम देखने वाले हैं। पहला है नासा का ऑसिरिस रेक्स मिशन, जो क्या हुआ है, जो वापस आया है और जिसने क्या लाया है, एस्ट्रॉयड बेनू से सैंपल लेके आया है, ठीक है। एस्ट्रॉयड बेनू याद रखना, वहां से सैंपल लेके कौन आया है, ऑसिरिस रेक्स मिशन नासा का है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टोरोजोन। अब ये टोरोजोन क्या है, आप बोलोगे सर ये तो वायरस है, नहीं। टोरोजोन क्या है, एक एस्ट्रॉयड है। उन एस्ट्रॉयड्स को टोरोजोन बोला जाता है जो ऑर्बिट शेयर करते हैं किसी बड़े प्लेनेट के साथ, ठीक है। तो अभी तक नासा ने बताया हुआ है कि कुछ प्लैनेट्स हैं जिनमें ये नोटिस हुए हैं, जैसे जुपिटर हो गया, नेपच्यून हो गया, मार्स हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। आपको ये 4 के नाम याद ना भी हो चलेगा, बट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रोजोन, ठीक है। नेक्स्ट, जाक्सा, जापान की जो एक स्पेस कंपनी है, उसका एक मिशन है दैट इज मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। इसमें ये क्या करने वाले हैं, मार्स के मून को क्या करने वाले हैं, मार्स के मून पे जाएंगे ये, हमारे मून पे नहीं, मार्स के मून पे। मार्स के मून का नाम क्या है, फोबोस। ऐसे ही एक और मून है जो है डेमोस, ठीक हो, फोबोस एंड डेमोस, ये आपको पता होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, वैसे तो याद रखना। तो मार्स, मार्शियन मून एक्सप्लोरेशन मिशन किसका है हमारा, ये है जापान का, जाक्सा। जाक्सा क्या है, जापान की स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये है नासा का। ये भी एक मून पे जाने वाला है, किसके मून पे, लेकिन सैटर्न के मून पे जाएगा ये, और उस सैटर्न के मून का नाम क्या है, टाइटन। तो ध्यान रखना, नासा का मिशन है ड्रैगन फ्लाई मिशन, ये फ्यूचर में आएगा, बट इसमें खास बात ये है कि ये क्या होगा, न्यूक्लियर पावर्ड लैंडर यूज होगा इसमें,
ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखें। हम रिसेंटली जब भी हम स्पेस में कोई भी व्हीकल भेजते हैं, लॉन्च व्हीकल या फिर कोई भी आपका लैंडर भेजते हैं, तो उसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एनर्जी की। जैसे हमने देखा था विक्रम लैंडर कुछ टाइम तक ही वर्क किया, उसके बाद वो बोल सकते हैं डेड हो चुका है। तो लेकिन वो जो प्रॉब्लम है वो न्यूक्लियर पावर के साथ नहीं आएगी, क्योंकि न्यूक्लियर पावर सब्सटैंशिएट करेगी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उस चीज़ के लिए। अभी रिसेंटली चाइना ने भी एक आपकी बोल सकते हैं मिनिएचर न्यूक्लियर बैटरी बनाई है, जो कि लगभग 50 ईयर्स तक क्या दे सकती है, पावर जनरेट कर सकती है विदाउट डिस्चार्ज, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट, अगर चाइना की बात करें तो एक और पे आते हैं, ट्राइडेंट नाम का एक न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया है चाइना ने, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, ठीक है। किसने बनाया है, चाइना ने बनाया है, नाम याद रखना, क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा हमको मेरे को ये चीज़ों के बारे में बताना था आपको कि स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, इसरो के कुछ, इसरो ये बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि स्पेस रिसर्च के रिलेटेड हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, तो उनका नाम पता होना चाहिए वो क्या काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनवील किया, इसको लॉन्च किया। इसका काम बेसिकली क्या है कि कोलैबोरेशन बनाना है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है प्लस हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है, स्पेस रिसर्च को प्रमोट करने का काम किसका है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसी तरह हमारे पास एक इनस्पेस भी है। अब आप बोलोगे इनस्पेस का क्या काम है, ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए, इनस्पेस इज फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये नोडल एजेंसी है, हम मान सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्लियर, इनस्पेस, ठीक है। बाकी हमारे पास जो ये दो हैं, अंतरिक्ष एंड NSIL, ये क्या हमारे कमर्शियल आर्म है इसरो के। बेसिकली इनका काम क्या है कि कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करना, दूसरी कंट्रीज के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना, और कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं उनमें कोऑपरेशन करना, ठीक है। तो ये कमर्शियल आर्म्स है फॉर इसरो, तो याद रखना अंतरिक्ष एंड NSIL। और ये सब कुछ जो इसरो का वर्किंग है या फिर स्पेस रिसर्च है, ये डायरेक्टली PMO में आती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर आती है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्लियर। नेक्स्ट, अब थोड़ा इन्वायरमेंट की न्यूज़ पे आते हैं। इन्वायरमेंट का जो हम बोल सकते हैं परसेंटेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है रिसेंटली सारे UPSC के एग्जाम्स में। रिसेंटली ग्रीन अमोनिया को हमने इंपोर्ट किया है इजिप्ट से, तो इसको ध्यान रखना। कहाँ पे आया था, तमिलनाडु के वॉक पोर्ट पे आया था, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको इम्पोर्टेंस ये है कि कहाँ से हमने इंपोर्ट किया, तो पहली बार किया हमने, ठीक है, इजिप्ट से। ग्रीन अमोनिया क्या होता है, वो अमोनिया जिसकी प्रोडक्शन में कोई भी कार्बन इमिशन ना हुआ, जो 100 तरीके से हम बोल सकते हैं कार्बन फ्री है या इमिशन फ्री है, जो प्रोसेस प्रोडक्शन के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रीन अमोनिया। दूसरा होता है ब्लू अमोनिया। ब्लू अमोनिया वो उस अमोनिया को बोलते हैं जो प्रोडक्शन के दौरान, जिसके प्रोडक्शन के दौरान जो भी कार्बन इमिशन निकला या फिर किसी भी तरह का इमिशन निकला, उसको क्या कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया और बाद में उसको किसी और जगह स्टोर कर दिया गया या फिर यूज कर लिया गया, ठीक है, जिससे क्लाइमेट में या फिर एनवायरनमेंट में वो रिलीज नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रे एंड ब्राउन अमोनिया, इसका है जो फॉसिल फ्यूल की मदद से बनता है, जिसमें इमिशन होते हैं, क्लियर। ये तीन टाइप के आपके अमोनिया होते हैं। अमोनिया बनाने का एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसमें हम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं और क्या करते हैं, अमोनिया बनाते हैं, क्लियर। हेबर्स बॉस प्रोसेस बोलते हैं इसको। हेबर्स प्रोसेस शॉर्ट में याद रख लो, पेपर में आ सकता है, ठीक है। रिसेंटली हमारी वेस्टर्न घाट में एक नई डैमसेल फ्लाई स्पीशीज को क्या किया है, डिस्कवर किया गया है, ठीक है। इसको कहते हैं आर्मागेडोन रीड टेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। अनदर इज नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग। नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग क्या है, वल्नरेबल कैटेगरी में है। और वैसे ही हमारे पास दूसरा है व्हाइट चीक डांसिंग फ्रॉग, ये क्या है, इंडेंजर्ड है, IUCN। दोनों के दोनों वेस्टर्न घाट में मिलते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना, अगर व्हाइट चीक फ्रॉग्स वगैरह आते हैं तो ध्यान रखना, इट इज फाउंड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है। नेक्स्ट इज PM गोवर्धन स्कीम, इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। इसमें गवर्नमेंट का फोकस है बेसिकली कि वेस्ट जो भी आता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, उसको कन्वर्ट करें हम किसमें, किसी यूजफुल प्रोडक्ट में, ताकि इमिशंस कम हो जाए मीथेन के। अनदर इंपॉर्टेंट इज पेट 46। व्हाट इज पेट 46, ये कहाँ से आता है, पेट सुना होगा, पॉलीइथीन टर्टलेट, ठीक है, पॉलीइथीन
ठीक है। पॉलीइथीन टेरेप्थलेट भी बोलते हैं कुछ लोग, वैसे पी साइलेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं पॉलीइथीन टेरेप्थलेट। तो इसको डिग्रेड कर सकता है ये एंजाइम। ठीक है, तो बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो प्लास्टिक डिग्रेडिंग एंजाइम है जो हमारे हेल्पफुल हो सकता है। अनदर इज कॉनोकार्पस ट्री जो है, इसको बैन करा है गुजरात एंड तेलंगाना गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये क्या है, एक टाइप का इन्वेजिव मैंग्रोव ट्री है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉनोकार्पस किसने बैन किया है, गुजरात एंड तेलंगाना। अनदर न्यूज इज उत्तर प्रदेश ने गैंजेटिक डॉल्फिन्स को क्या बना दिया है, स्टेट एक्वाटिक एनिमल डिक्लेयर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में और भी कुछ हुआ है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं आजकल। एक स्कीम जो लॉन्च हुई है दैट इज, आपने सुना होगा, कन्या सुमंगला योजना। ठीक है, ये कहाँ की है, ये भी उत्तर प्रदेश की है। एक और स्कीम है दैट इज अभ्युदय अभ्युदय योजना, या फिर स्कीम आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये भी कहाँ की है, अभ्युदय योजना एंड कन्या सुमंगला योजना। तो दोनों कहाँ की हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, नेक्स्ट इज अमेज 28। ये क्या है, केरला की फर्स्ट 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। यहाँ पे फोटो लगाई है मैंने, देख सकते हो। ठीक है, ऐसी 3D प्रिंटेड में हमने एक टेम्पल भी देखा है। 3D प्रिंटेड टेम्पल कहाँ पे बना है, वो बना है हमारा तेलंगाना में। ठीक है, और सिमिलरली हमारे पास एक 3D पोस्ट ऑफिस भी तो बना था, और वो कहाँ पे बना था, अनवेल कहाँ पे हुआ था, दैट इज इन बेंगलुरु। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, दोनों चीज़। नेक्स्ट इज नीलगिरी ताहर प्रोजेक्ट, जो हमारे सीएम है कहाँ के, तमिलनाडु के, उन्होंने इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है। ठीक है, इंडेंजर्ड है नीलगिरी ताहर, याद रखें। क्लियर। इंडिया का फर्स्ट नैनो डाई अमोनिया फॉस्फेट प्लांट, डैप प्लांट जिसको हम बोलते हैं, वो लॉन्च किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, कहाँ पे, कलोल इन गांधीनगर। क्लियर है, तो इसको ध्यान में रखना है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी हमने एक और चीज पढ़ी पीछे कि इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ फॉस्फोरस। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज इज दैट कि हमारा क्या हुआ है, एक साइक्लोन्स आए हैं दो। ठीक है, एक साइक्लोन हमारा आया है अरेबियन सी में, उसका नाम क्या दिया है, इंडिया ने दिया है। ठीक है, और उसका नाम इंडिया ने क्या दिया है, साइक्लोन तेज। और दूसरा आया है बे ऑफ बंगाल में, उसका नाम किसने दिया है, ईरान ने, उसका नाम है साइक्लोन हामून। तो ध्यान रखना, डुअल साइक्लोन्स आए हैं, हामून इन बे ऑफ बंगाल एंड तेज इन अरेबियन सी। और भी हमारे पास साइक्लोन आए थे, हमारे पास एक आया था साइक्लोन बिपरजॉय। ठीक है, साइक्लोन बिपरजॉय किधर आया था, ये अरेबियन सी में आया था। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज हमारे पास है जो एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज एम एस स्वामीनाथन, जो कि 101% पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है, इनको अभी क्या मिला है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है पोस्टह्यूमसली। ठीक है, याद रखना 2024 में। क्लियर। इनको फार्मा साइंटिस्ट भी बोला जाता था, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी भी बोला जाता है। इन्होंने वर्ल्ड फूड प्राइज जीता हुआ है, साथ ही साथ पद्म विभूषण से भी सम्मानित है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, इनकी फोटो है, याद रहेगा आई थिंक। क्लियर। रिसेंटली अगर हम देखें तो एक और चीज होती है इनसे रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है, कि एक मेथड ऑफ पैडी कल्टीवेशन बोल सकते हैं, सिर्फ पैडी नहीं बट मोस्टली पैडी यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कयाल नीलम। ठीक है, ये मेथड बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश की थी एम एस स्वामीनाथन जी ने। ठीक है, कयाल का मतलब आपको पता होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होता है, इसका मतलब होता है बैक वाटर्स। ठीक है, बैक वाटर, और नीलम का मतलब होता है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक वाटर्स होते हैं, जो शी कोस्टल रीजन होते हैं, वहाँ पे एम्बार्कमेंट बनाई जाती है, और एक नया टाइप का, एक बोल सकते हैं लो फ्लड लैंड बनाया जाता है, जहाँ पे पानी की कमी ना हो, क्योंकि वो उसमें क्या होगा, सी वाटर तो होगा, लेकिन एम्बैकमेंट हो जाती है, और उस एम्बैकमेंट की वजह से वहाँ पे क्या मिलता है, एक सूटेबल लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है, और उसी में पैडी कल्टीवेशन होता है, साथ ही साथ कोकोनट कल्टीवेशन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोकोनट हो गया, और दूसरा हमारे पास पैडी कल्टीवेशन भी हो गया, तो ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो ध्यान रखना, कयाल नीलम क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं एक मेथड ऑफ कल्टीवेशन
जो कहाँ पे होता है, कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। कुट्टीनाडु, ठीक है, कुट्टीनाडु एक जगह है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा किया जाता है, या फिर स्टार्टिंग उसकी वहीं मनाई जाती है। वहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में लिमिटेड है, और क्योंकि ये स्वामीनाथन जी से रिलेटेड है इसलिए इसका आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ध्यान रखना, कयाल नीलम। कयाल क्या होते हैं, बैक वाटर्स को बोलते हैं हम कयाल, ठीक है। ओके, नाउ जो हमारे स्वामीनाथन जी हैं उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट डिफरेंट न्यू वैरायटीज़ बनाने में। उन्होंने पोटैटो की वैरायटीज़ में काम किया है, वीट की एंड एज वेल एज पैडी। तो कुछ राइस की वैरायटीज़ है जैसे जया, स्वर्णा एंड पूसा। तो याद रखना ये तीनों क्या है, राइस की वैरायटीज। क्लियर। कुछ इंटरनेशनल बोर्ड्स आपको याद होने चाहिए, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से याद होनी चाहिए, जैसे इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ पे है, रोम में है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री, ये कहाँ पे है, नायरोबी में है, ठीक है। नायरोबी किसकी कैपिटल है, ये चेक करो, ठीक है। अनदर इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये न्यू दिल्ली में है, इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद ही रखना है, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी। अब हमारे इंडिया में बहुत सारे बोर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉफ़ी बोर्ड है, हमारे पास टी बोर्ड है, उसी तरह स्पाइस बोर्ड हो गया। तो इन बोर्ड्स की अलग अलग लोकेशंस है, तो वो आपको याद होनी चाहिए, पहले ये सीडीएस में पूछा जा चुका है। तो हम उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, जैसे अगर हम बात करें, अगर मैं टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करूं, तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे हमारा सिचुएटेड है, तो टी बोर्ड हमारा सिचुएटेड है कोलकाता में, ठीक है। वैसे ही कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करें, ये हमारा है बेंगलुरु में। नेक्स्ट अगर हम देखें, एक स्पाइस बोर्ड है हमारा, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया। तो स्पाइस बोर्ड कहाँ पे का है, ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, कोची, जो कि कहाँ पे है, केरला में, ठीक है। और रिसेंटली अभी हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है, डिसाइड किया है कि टर्मरिक बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड को भी सेटअप किया जाएगा। और कहाँ पे सेटअप करने की बात हुई है, दैट इज तेलंगाना। अभी हुआ नहीं, बट इसका नोटिफिकेशन आ चुका है तेलंगाना में, क्लियर। ओके, फर्दर अगर हम देखें कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ICAR, वो तो आपको पता है न्यू दिल्ली में है, ठीक है, क्लियर। उसी तरह हमारे पास कुछ और इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे हमारे पास राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे हमारा, ये हमारा प्रेजेंट है कटक में, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं जैसे कि शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, दैट इज कोयम्बटूर। एक हमारा पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो पहले क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज अ PYQ, ठीक है। अब पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है हमारा, शिमला में, इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अगर हम और बात करें, जैसे FRI तो सबको पता ही होगा, FRI कहाँ पे है हमारा, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज इन देहरादून। और उसी तरह हमारे पास दूसरा है वर्ल्ड सॉरी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो इन देहरादून, क्लियर। अनदर वन जो हमको इंपॉर्टेंट याद रखना हो सकता है, दैट इज टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, टेक्सटाइल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है हमारे पास, अहमदाबाद, ठीक है। ओके, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पे, राइटिंग थोड़ी कराता है, बट फिर भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो टी बोर्ड हमारा कहाँ पे, कैलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड हमारा बेंगलुरु में है। स्पाइस बोर्ड हमारा कोची में है। टर्मरिक बोर्ड हमारा कहाँ पे सेटअप होने वाला है, तेलंगाना में। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक में है। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट हमारा अहमदाबाद में है। शुगर केन हमारा कहाँ पे, कोयम्बटूर में है। और पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारा शिमला में। तो ये सारी चीज़ें हमको बेसिक बेसिक दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेशनल टर्मरिक बोर्ड मैं आपको बता चुका हूँ।
दूसरा है आपका स्वालबार्ड सीड वॉल्ट। ये एक सीड वॉल्ट है जहाँ पे दुनिया भर के जितने भी क्रॉप्स हैं, वैराइटीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, उसको स्टोर करके रखा गया है अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस पे। ये कौन सी कंट्री में है? नॉर्वे में है। दिमाग में बिल्कुल रखना है, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में रिलेटेड है तो आ सकता है, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं स्पोर्ट्स में। क्लियर? नाउ हमारे पास क्या है, स्पोर्ट्स की न्यूज आती है, ठीक है। तो हमारे आयुष शेट्टी, इन्होंने क्या जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जूनियर चैंपियनशिप, ठीक है। तो नाम याद रखना, कौन है? आयुष शेट्टी। उसी तरह हमारे पास उन्नति हुडा, ठीक है, इन्होंने क्या जीता है? वुमेन सिंगल्स में जीता अबू धाबी मास्टर्स में। और वहीं डबल्स में जो जीता है वो किसने जीता है? अश्विनी पोनप्पा एंड तनीषा क्रास्तो ने जीता है। ये भी अबू धाबी मास्टर्स में ही जीता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको जस्ट ऐसे नाम याद रखने हैं कि इन्होंने कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया फिनिश्ड फोर्थ इन द हंगझो एशियन गेम्स। तो एशियन गेम्स हुए और साथ ही साथ पैरा एशियन गेम्स भी हुए, तो दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो एशियन गेम्स में इंडिया की जो रैंकिंग है फोर्थ है। पहले पे आते हैं चाइना, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, ठीक है। कितने मेडल्स आए हमारे? 107 मेडल्स आए। कितने गोल्ड हैं? 28। 38 हमारे पास सिल्वर है और उसके बाद हमारे 41 ब्रॉन्ज है। तो इसको दिमाग में थोड़ा रखना, गोल्ड्स का याद रखो। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो गोल्ड्स आए हैं बेसिकली वो आर्चरी और हमारे शूटिंग से ही आए हैं, ठीक है। नीरज चोपड़ा जी ने हमारे फिर से गोल्ड लाए हैं और साथ ही साथ अनु रानी जी विमेन कैटेगरी में वो भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड लाई। क्लियर? ये याद रह जाएगा। अनु रानी जी की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है ताकि आपको दिमाग में बना रहे, ठीक है। हमारे फ्लैग बेयरर्स होते हैं, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में भी और क्लोजिंग सेरेमनी में भी कंट्रीज की तरफ से। तो हमारी जो ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स थे वो कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, और दूसरी कौन थी? लवलीना बॉर्गेन, ठीक है। और जो क्लोजिंग सेरेमनी में थे वो कौन थे? हमारे PR श्रीकेश, ठीक है। आई होप आपको याद रहेगा ये चीज। क्लियर? नेक्स्ट है कतर ग्रैंड प्रिक्स और US ग्रैंड प्रिक्स को जीता किसने है? मैक्स वर्स्टेफन में। इसमें कोई नई बात नहीं है, सारी की सारी रेसेस लगभग यही जीतते हैं, ठीक है। ओके, अनदर इज चेस से रिलेटेड है हमारे पास रौनक सदवानी, याद रखना इन्होंने क्या जीता है? जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप, ठीक है। और जो मेजर न्यूज है वो ये है कि कार्तिकेय मुरली, इन्होंने किसको डिफीट कर दिया है? मैग्नस कार्लसन को इन कतर मास्टर्स। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे टॉप पे माने जाते हैं और उन्हीं को इन्होंने हराया है, दैट इज कार्तिकेय मुरली। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास सचिन तेंदुलकर को एम्बेसडर बनाया है किसके लिए? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए। तो ये तो चला गया, आई थिंक सबको याद भी होगा, ठीक है। बहुत रोए थे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज नेशनल गेम्स, जो हमारे कहाँ पे हुए थे? ये गोवा में हुए थे। ये 37th एडिशन था और इसका मैस्कॉट कौन था? मोगा। और मोगा क्या है? एक बाइसन है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, ठीक है। ओके, जो अगला हमारे पास नेशनल गेम होने वाला है 38th, वो कहाँ पे होने वाला है? वो हमारा होने वाला है उत्तराखंड में, ठीक है, याद आएगा। क्लियर है? दूसरा जो अगर हम देखें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी है, वो तमिलनाडु होस्ट करने वाला है, ठीक है। तो वो वैसे वो जनवरी की न्यूज़ में मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है, बट फिर भी मैंने बता दिया एक बार फिर। अनदर इज पैरा एशियन पैरा गेम्स, और जो हमारी यूनिवर्सिटी गेम्स है वो लखनऊ में होस्ट हुए हैं, बेसिकली यूपी ने होस्ट किया है 3 जगहों पर, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना, कहाँ पे हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं हमारे यूनिवर्सिटी गेम्स। एशियन पैरा गेम्स जो है उसमें हमारी 5th पोजीशन आई है, ठीक है, याद रखना इंडिया ने 5th पोजीशन आई है मेडल टैली में। और हमारे पास कितने गोल्ड आए? 29 गोल्ड, 31 आपके सिल्वर हैं और 51 आपके क्या हैं? ब्रॉन्ज हैं। क्लियर? ओके। और फ्लैग बेरर्स कौन थे हमारे? पारुल परमार एंड अमित सरोहा, ठीक है, दोनों के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन। ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई में होस्ट हुआ है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, जैसे कि 5 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया है फॉर 2028 लॉस एंजलस ओलंपिक्स में। तो वहाँ पे 5 नए स्पोर्ट्स आएंगे, कौन कौन से हैं? क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस एंड स्क्वॉश। इसमें अगर हम देखें तो स्क्वॉश और फुटबॉल पहली बार हमारा क्या करेंगे? डेब्यू करेंगे। बाकी स्पोर्ट्स पहले हो चुके हैं, जैसे क्रिकेट पहले खेला जा चुका है ओलंपिक में 128 साल पहले, ठीक है, 1900 जो हमारा फ्रांस ओलंपिक था, ठीक है, 1900 में क्रिकेट खेला जा चुका है। क्लियर? लेकिन फुटबॉल और आपका स्क्वॉश वो फर्स्ट टाइम क्या करेगा? डेब्यू करेगा इन द
ओलंपिक ऑफ 2028 दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन लॉस एंजलिस। जो अभी होने वाला है वो हमारा कहाँ होगा, दैट इज इन पेरिस, जो हमारा 2024 में होगा। इंडिया भी होस्ट करने के लिए प्रपोज करा है, दैट इज 2036 का समर ओलंपिक इंडिया होस्ट करना चाहता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्या है, इंडियन फुटबॉल टीम ने क्या जीता है, अंडर 19 साफ कप को जीत लिया है। किसको हराया है, हमारे बेस्ट दोस्त को, दैट इज पाकिस्तान। नेक्स्ट इज स्वस्तिक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो ये हैं, इनकी पोजीशन किस में आई है, नंबर फर्स्ट आ गए हैं किसमें, बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में। ठीक है, अब ये रैंकिंग चेंज होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा फर्स्ट पे रहेंगे, बट ध्यान रखना कि ये पहले बने हैं इंडियन टूर जो बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट स्पॉट पर आए हैं। ठीक है, तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपको पता होगा स्वस्तिक साईराज, इनका क्या बनाया, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने फास्टेस्ट स्मैश का। क्लियर, ये आगे न्यूज आएंगी मंथली, मैं उसमें भी कवर करूंगा, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ, सुन के आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट इज बैलेंडोर अवार्ड्स, आपको पता है फुटबॉल में दिए जाते हैं। मेल कैटेगरी में लियोनेल मेसी ने जीता है और फीमेल कैटेगरी में आइताना बनमाटी ने जीता है। क्लियर है, ये तो आपको पता ही रहता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मिसलेनियस। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या हुआ है, इंडिया को थर्ड टाइम चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, बेसिक है, दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमको पता ही है। ठीक है, 1997 में बनी थी और किसके विजन पे बेस्ड है, नेल्सन मंडेला जी के विजन पे बेस्ड है ये। ठीक है, अभी हमारे क्यू न्यूज़ में आई है, तो बेसिकली अभी कौन है इसका चेयरमैन, तो इसका चेयरमैन जो है वो है हमारे श्रीलंका। ठीक है, और जो हमारा वाइस चेयर है इसका वो कौन है इस समय, इंडिया। तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए, ध्यान रखो। नेक्स्ट इज हमारी जो आई है वर्ल्ड रैंकिंग आई है हंगर इंडेक्स में 111। क्लियर, अब ये जो हंगर इंडेक्स है ये 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड है। कौन से हैं 4 इंडिकेटर, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी आपको पता है, अंडर नरिशमेंट आपको पता है, स्टंटिंग का मतलब हाइट से रिलेटेड होता है, वेस्टिंग का मतलब आपका हम बोल सकते हैं ओवरऑल बॉडी वेट बोल सकते हैं, बीएमआई भी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट ऑल्सो हमारी मोवा, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने क्या रिलीज किया है, स्मार्ट सिटी रैंकिंग रिलीज करी। इसमें टॉप पे कौन है, इंदौर, फिर सूरत एंड फिर आगरा। तो तीनों को दिमाग में थोड़ा सा रखना है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज हुआ है, कौन करता है इसको रिलीज, विपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। और इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, दैट है 40। इसको टॉप किया है हमारे स्विट्जरलैंड ने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, सारना कम्युनिटी न्यूज़ में रही है। सारना कम्युनिटी क्या है, ये नेचर वर्शिपर्स है। तो ये बोलते हैं कि हमको हिंदू रिलीजन में कैटेगराइज ना करके हमको एक अलग सेपरेट रिलीजियस आइडेंटिटी चाहिए। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से। तो आपको मोस्टली यही पूछा जाएगा कि सारना कम्युनिटी ऐसे मौजूदा फॉलोइंग में आ सकता है, कहाँ के लिए, झारखंड से। ठीक है, आपने पिछली बार सुना होगा कि हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था बात है मियावाकी मैप, दैट इज मियावाकी मैप। ये आईबी के एग्जाम में भी आया था भी रिसेंट, पहले भी आ चुका है ये वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम। तो व्हाट इज मियावाकी मेथड, एक अर्बन फॉरेस्ट्री मेथड है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। उसी तरह एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज 15 मिनट सिटी। दैट इज 15 मिनट सिटी, इसका मतलब है जितनी भी आपकी एसेंशियल ज़रूरत की चीज़ें हैं तो 15 मिनट के डिस्टेंस पे होनी चाहिए ऑलमोस्ट आपके रेजिडेंस। तो इसको बोलते हैं, इसकी वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और भी बहुत सारी चीज़ों में उनको क्या होगा, फायदा मिलेगा। इसको बनाते हैं। अनदर इंडिया का जो हम बोलते हैं दैट इज कंप्लीट फर्स्ट सोलर रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद में अनवेल। ऑल्सो वी हैव द ऑरेंडल 2.03 जो कि कहीं की है, आसाम की है। इसको लॉन्च किया है, इसमें थोड़ा सा अपग्रेडेशन किया है और अब महिलाओं के 1250 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे उनके। अपार आई डी, व्हाट इज अपार आई डी, अब सारे के सारे स्टूडेंट्स जो होंगे या फिर जिनका भी डेटा होगा तो फ्रॉम क्लास 10 टू द जो भी उनकी हायर एजुकेशन था, तो सब एक जगह स्टोर जाएगा। मीन्स एक सेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट है ऑफ एजुकेशनल एंड अकेडमिक डेटा, और इसको हम क्या करेंगे, अपार आई डी। ठीक है,
तो इसको कौन हेड करेगा या फिर कौन इसको सुपरवाइज करेगा? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट 16, ये एक क्या हुआ, फ्लडिंग हुई है। फ्लडिंग क्यों हुई है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये स्पेशल डाइटिस है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक ग्लेशियल लेक आउट ऑफ। ये क्या होता है, इसको आप डायग्राम पे यहाँ पे समझ सकते हो। तो जैसे आपको पता है कि ग्लेशियल लेक से वैसे यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक लेक है और हमको पता है यहाँ पे बैरियर है, डैम बना, मोरल्स वगैरह आपने पढ़े हैं, मोरल्स या फिर हम लाइमस्टोन से करते हैं अंदर क्या है। तो यहाँ पे डैम, तो यहाँ पे एक डैम बना है, ठीक है। इसमें इस लेक को क्या किया है, होल्ड करके रखा है उसको कंटेंट से वाटर इंटेंसिटी। लेकिन जैसे क्या होता है, कभी कभी टीचर सीरीज वाला पोस्टिंग में बदलने से स्लिप ऑफ हो जाएगा नीचे, वैसे अचानक से इंटेंसिटी बढ़ेगी, ओवरफ्लो कर जाएगा, दैट विल कॉज अ हेवी फ्लड इन द सराउंडिंग रीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल लेक ऑफ द ब्लॉक ऑफ। नेक्स्ट जो हमारे पास तमिलनाडु के सिस्टमरी प्रसाद है, इनको क्या मिला है, सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया। जो सरस्वती सम्मान इसको कौन देता है, ये इसको देते हैं केके बिरला फाउंडेशन, या सम्मान भी देते हैं बनाते हैं। नेक्स्ट रंगीय ये कहाँ पे है, इसी तरह हैप्पी सिटी चर्च कहाँ पे है, कर्नाटक है। इन्हीं को बैठ करके इनकी लैंग्वेज है जिसमें कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज का नाम है वागरी लैंग्वेज। अब वागरी लैंग्वेज क्या है, इसको यूनेस्को में क्या माना है, इंडेंजर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी में, इसको यूनेस्को में इंपॉर्टेंट है। तो आपकी किसी चर्च की कौन सी लैंग्वेज है, वागरी, ये कर्नाटक की। नेक्स्ट इज मुतवा कम्युनिटी, ये गुजरात से बिलोंग करती है, ठीक है। और ये कौन सा विलेज है, डोरदो विलेज, ठीक है। और डोरदो विलेज इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि इसको रिसेंटली बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है बाय UNWTO, दैट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसे ध्यान रखना। अब यहीं पे क्या होता है, मुतवा कम्युनिटी क्या मनाती है, रण उत्सव मनाती है। रण उत्सव इसी का दूसरा नाम है वाइल्ड डेजर्ट फेस्टिवल, इट इज क्रूशियल टू रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है जिसका नाम है ब्रोकपा ट्राइब, ठीक है, जिसका नाम है ब्रोकपा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट GI टैग, जो अभी रिसेंटली न्यूज में रही इन द मंथ ऑफ। तो अरुणाचल प्रदेश से हमको पता है एक GI टैग मिला है, दैट इज याक किर्ति। याक किर्ति हम क्या है, बेसिकली याक को रेयर करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये काम कौन करता है रेयरिंग का, ये कौन सी कम्युनिटी करती है, जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, ब्रोकपास कम्युनिटी करती है। तो कौन सी जगह से बिलोंग करती है ब्रोकपास कम्युनिटी, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल में और भी GI टैग है, जैसे खामती राइस को मिला है और साथ ही कांसा टेक्सटाइल, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से किसको मिला है, पश्मीना शॉल एंड उधमपुर कलादी, दोनों को दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट थिंग इन न्यूज हमको ध्यान रखनी है टोटो लैंग्वेज, ठीक है। ये टोटो लैंग्वेज एक सिनो टिबेटन फैमिली से बिलोंग करने वाली लैंग्वेज है। इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है पहले, ठीक है, ध्यान रखना इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन इसकी जो स्क्रिप्ट है वो किसने बनाई है, वो दी है धनीराम जी ने, ठीक है। और धनीराम जी को क्या मिला हुआ है, ही ऑल्सो गॉट पद्मश्री, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। टोटो लैंग्वेज की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। ओरिजिनली ये सिनो टिबेटन लैंग्वेज है और ये कहाँ पे मिलती है, मतलब कहाँ के लोग बोलते हैं इसको, तो इट इज फाउंड नियर द बॉर्डर ऑफ भूटान एंड बंगाल, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कुछ मिसलेनियस। अब ये चीज़ें मैंने बतानी है क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रही है रिसेंटली, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले ISI मार्क हमको पता है, ठीक है। ISI मार्क इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए मिलता है, ठीक है। ये हमको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे, ठीक है। उसी तरह हमारे पास ये दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं बिस मार्क, बिस हॉलमार्क। ये हमको किस में मिलता है, गोल्ड में, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरीज में या गोल्ड ऑर्नामेंट्स में, क्लियर। और उसी तरह हमारे पास दूसरा होता है दैट इज ये FPO मार्क, ये हमको मिलता है फूड में, फूड प्रोडक्ट्स में। एंड दिस वन इज कॉल्ड इको मार्क। और ये इको मार्क किस में मिलता है, बेसिकली ये इको मार्क आपको दिया जाता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो भी होंगे
वो कौन देगा? इको मार्क लगा होगा उस पर। अब इनमें से एक चीज याद रखने के लिए सिंपल समझो, ISI मार्क, बिस मार्क एंड हमारा इको मार्क। मैं इनको सेम कलर में डाल रहा हूँ, इको, बिस और ISI मार्क। इन तीनों को कौन देता है? इनको देता है हमारा BIS। अब आप बोलोगे BIS क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये क्या देता है? मार्किंग का सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये वाला जो मार्क है इसको कहते हैं हम एग मार्क। ठीक है, और इस एग मार्क को देने वाली जो एजेंसी है वो कौन है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, दिमाग में रखना है। ठीक है, किसके लिए मिलेगा? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए मिलेगा। ये आपका ग्रीन और ब्राउन मार्क तो आपको पता ही है, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए मिलता है। एंड फाइनली हमारा जो FPO मार्क है, FPO मार्क कौन देता है? हमारा फसाई। अब आपको पता होगा वैसे फसाई क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फसाई? दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये याद है। एंड फाइनली हमारे पास देखो एक मार्क और है, दैट इज अवर दिस वन। अब ये क्या है? दिस इज इंडिया ऑर्गेनिक मार्क। इंडिया ऑर्गेनिक मार्क कौन देता है? इसका सर्टिफिकेशन देने की अथॉरिटी है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, एग्रीकल्चरल, ठीक है, एंड प्रोसेस्ड फूड एंड प्रोसेस्ड। मैं इसको थोड़ा सा साफ लिखना चाह रहा हूँ, आराम से लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये कौन देता है? इंडिया ऑर्गेनिक का मार्क देता है। तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 3 मार्क याद रखना कौन कौन से? ISI मार्क और हमारा हॉल मार्क और हमारा इको मार्क कौन देता है? BIS, बिस। ठीक है, और जो हमारा दूसरा है दैट इज FPO मार्क कौन देता है? फसाई देता है। हमारा जो एग मार्क है वो कौन देता है? डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन देता है। एंड हमारा इंडिया ऑर्गेनिक मार्क कौन देता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको दिमाग में बिल्कुल रखना है। डाउन। नाउ नेक्स्ट इज नोबेल प्राइजेस। नोबेल प्राइज हमको पता है हमको किस किस में मिलते हैं। हम फिजिक्स में मिलता है, नोबेल प्राइज दिया जाता है। एक हमारा केमिस्ट्री में दिया जाता है, एक फिजियोलॉजी मेडिसिन में दिया जाता है, एक हमारा इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, एक लिटरेचर में दिया जाता है और एक हमारा पीस प्राइज दिया जाता है। ठीक है, ओके, तो फिजिक्स में इस बार किसको मिला है? पियरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस एंड एन ए ह्यूलर। ठीक है, फॉर जनरेटिंग द ऑटो सेटिंग पल्सेस ऑफ लाइट। तो ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट को जनरेट करने के लिए इनको क्या मिला है? ये अवार्ड मिला है। दूसरा केमिस्ट्री में मिला है मॉगी बोवेंडी, लुइस ब्रूस एंड एलेक्सी एकिमोव को। और इनको किसके लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इनका नाम याद करना है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। जैसे आप एक एक वर्ड याद कर लो, जैसे यहाँ से आपने पियरे याद कर लिया, यहाँ से क्रॉश इजी है, यहाँ से ह्यूलर इजी है। ठीक है, उसी तरह इसमें से आपने जैसे बोवेंडी याद कर लिया एंड लुइस याद कर लिया एंड एलेक्सी याद कर लिया, तो इस तरह से भी याद कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज के लिए उसको मिला है ये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। तो ये यूजुअली हमारा वैक्सीन के लिए मिला है। ठीक है, mRNA वैक्सीन के लिए मिला है किनको? कैटलिन जी को और ड्रू विस्मैन जी को मिला है। तो इनका नाम आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, लिटरेचर का अवार्ड किसको मिला है? जॉन फॉसे को मिला है। क्लियर है, इनके इनोवेटिव प्लेस के लिए और प्रोसे के लिए। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इकोनॉमिक्स में मिला है वो मिला है क्लॉडिया
गोल्डिन को मिला है फॉर एडवांसिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन लेबर मार्केट। ठीक है, इसको याद रखना। एंड पीस प्राइज तो आपको पता है, एफकेट में आया भी था आई थिंक ये, दैट इज नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी क्या है, ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इनका नाम याद रहना चाहिए। सो थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।